नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई हैं। तो बीजेपी ने 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा इस दौरान की है। राजेश शुक्ला सहित 8 नए प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो वहीं रविंद्र जुगरान और सादाब शम्स को भी प्रवक्ता बनाया गया है। और इस दौरान अनुकृति गोसाई को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता की घोषणा इस दौरान की गई है। बीजेपी ने 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है। और इस दौरान रविंद्र जुगरान, राजेश शुक्ला, सादाब शम्स, अनुकृति गोसाई समेत 8 लोग जो हैं वो प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका में नजर आएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता की टोली का विस्तार इस दौरान किया गया है। 8 नए प्रदेश प्रवक्ताओं की घोषणा इस दौरान की गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, 8 प्रवक्ताओं को नई जिम्मेदारियां भी मिली है और ऐसे में 2027 इलेक्शन से पहले ये जिम्मेदारियां दी गई, किस रूप में इसको देखा जा रहा है? देखिए विशाल, बिल्कुल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के द्वारा जो है ये लिस्ट जारी की है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये नियुक्ति की गई है। और ये जो 8 नए प्रवक्ता हैं, पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं उनको जो है जन जन तक पहुंचाने का जो है वो काम करेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। और जो लगातार जो संगठनात्मक कार्यक्रम है या जिस तरह की रूपरेखा जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, तो उनको जो है मीडिया के माध्यम से या अनेकों जो माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो करेंगे। तो ये नए 8 प्रवक्ताओं की घोषणा जो है वो निश्चित तौर पर जो है देखी जाए तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं एक पर की गई है। और ये जो विधानसभा चुनाव से पहले 8 नए प्रवक्ताओं की जो घोषणा है इसमें जो है माना जा रहा है कि बीजेपी जो है इन 8 प्रवक्ताओं से जो है जो मीडिया के माध्यम से जो तमाम योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ इनको जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी इनकी जिम्मेदारी जो है वो लगाई जाएगी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाकर के जो है नई नई जो पार्टी के लेवल पर कार्यक्रम चल रहे हैं उनका भी संचालन करा सकें। लेकिन योगेश, अनुकृति गोसाई का भी इसमें नाम सामने आया है। हरक सिंह रावत की बहू भी हैं और एक तरफ हरक सिंह रावत बीजेपी को राज्य से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और उनकी बहू को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी। किस रूप में इन दोनों पहलुओं को भी देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हरक सिंह रावत जो है कांग्रेस में रहकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं, तो उनकी बहू को जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता बना करके जो है बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खिलाया है। और ऐसे में क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग होती हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी है, तो अनुकृति की जो विचारधारा है बीजेपी से जुड़ी है। और वो वहां पर रह करके अब जो है जिस तरह से जो है कांग्रेस के तमाम सवालों को काउंटर करती नजर आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भी इसको कह सकते हैं दिलचस्प होगा कि अब जो है प्रवक्ता के रूप में वो किस तरह से जो है कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करती हैं। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। अगस्त में अब तक 49 मरीजों में स्वाइन फ्लू की हुई पुष्टि। स्वाइन फ्लू से संक्रमित 5 मरीजों की भी इस दौरान मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में सामने आए मरीजों में देहरादून के 34 मरीज भी सामने आए हैं। मृतकों में ज़्यादातर मरीज पहले से ही दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निगरानी और स्क्रीनिंग भी बढ़ाई है। संक्रमित क्षेत्रों में रैपिड
रिस्पांस टीमें भी इस दौरान सक्रिय हो गई हैं। तो वहीं संपर्क में आए लोगों की भी जांच और स्क्रीनिंग की जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से परेशानियां बढ़ा दी हैं और संक्रमण के मामले भी इस दौरान बढ़े हैं। विशाल, उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। संक्रमित 5 मरीजों की जो है मौत का मामला भी सामने आया है और इसको लेकर के अब अलर्ट भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। अगर देखें तो उत्तराखंड में जिस तरह से अब तक 49 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है, क्योंकि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, केरल समेत अगर देश के अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड में भी मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो बढ़ी है और ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में ये संख्या 31 से बढ़कर 49 हो गई है। अब सामने आए मरीजों में अगर बात करें तो 34 देहरादून के मरीज हैं। तो ऐसे में लगातार जो स्क्रीनिंग है वो तेज की जा रही है। रैपिड रिस्पांस टीमें जो है वो लगातार जिलों में माइक्रो लेवल पर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ अगर देखें तो मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है कि 10 से 15 दिनों में वो ट्रेवल कहाँ पर किया, किसके संपर्क में आया, कौन कौन और जो लोग हैं उनके संपर्क में आए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये इन्फ्लुएंजा H1 और N1 की जांच जो है वो लगातार की जा रही है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसको जो है ये संक्रमण जो है बड़ी तेजी से पकड़ता है। और स्वाइन फ्लू के लक्षणों की अगर गंभीरता से जो है जांच की जाए तो उसमें क्योंकि सांस में दिक्कत होना, बुखार, ठंड लगना, खांसी आना, नाक बहना, ये जो है मांसपेशियों में दर्द होना, इस तरह की जो है दिक्कतें वो देखने को मिलती हैं। और इसीलिए लगातार जो है कहा जा रहा है कि हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, मास्क पहने, छींकते समय, खांसते समय नाक को ढकें और ये लगातार जो है एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। और खासतौर पर जो पहले से जो मरीज हैं, जो पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो शुगर की बात हो, रक्तचाप की बात हो या दिल की बीमारी है, उनको खासतौर पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपना खासा ख्याल रखें और डॉक्टर की एडवाइजरी में ही दवाई का सेवन करें। जी, लेकिन ऐसे में प्रशासन और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो किस तरह से एक्टिव भी नजर आ रहा है योगेश उत्तराखंड में? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जब से ये 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है और 49 मरीज जो हैं वो देखने को मिले हैं, 34 मरीज क्योंकि जिस तरह से जो है देहरादून के हैं और ऐसे में कहीं न कहीं स्क्रीनिंग जो है बड़ी तेजी से की जा रही है। रैपिड टेस्टिंग के माध्यम से लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है और इसके साथ-साथ क्योंकि ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत जो है मायने रखती है। इसमें ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो स्वास्थ्य विभाग खंगालने में लगा है कि आखिरकार ये लोग किसके संपर्क में आए थे। परिवार के लोगों की भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सचेत है और लगातार जो है इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं, चाहे वो दून अस्पताल की बात की जाए या फिर जो है अन्य अस्पतालों की बात की जाए, प्राइवेट अस्पतालों को भी जो है इसमें कई बेड रिजर्व रखे गए हैं। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और स्क्रीनिंग जो है वो तेज कराई जा रही है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मानसून के दौरान फैलने वाली मौसमी संक्रमण, बुखार, स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में विस्तृत एडवाइजरी जारी करने और अस्पतालों में जरूरी चिकित्सक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बरसात में मौसम में संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी कर। देहरादून में मिलावटखोरी के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने देहरादून, विकासनगर और मसूरी में कई खाद्य प्रतिष्ठानों, डेयरी और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कुल 21 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भी लिए गए, जिसमें मावा, रबड़ी, पेड़ा, मक्खन, रसगुल्ला, लस्सी, बर्फी, पनीर, मिल्क केक और कलाकंद समेत कई खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वहीं विकासनगर में एक दुकान पर करीब 3 किलो बासी और अत्यधिक रंगयुक्त लड्डू मिले हैं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव में मामूली कहानी ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब विवाद के दौरान गोली चल गई। जोहड़ के पास हुई फायरिंग की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पप्पू और गांव के ही हयान के बीच कहासुनी हुई थी।
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हयान ने पप्पू पर गोली चला दी। गोली लगते ही पप्पू घायल होकर जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे पास बेल्डा से पेशेंट आए थे, गन शॉट की हिस्ट्री बता रहे थे। क्लियरली हमें भी नहीं पता है। यहाँ पर जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए था, जो भी किया जा सकता था, वो हमने किया है। उनका मेडिकल बन गया है, बाकी एक्सरे हो गए। जो प्राथमिक उपचार में होना था वो सब, उनको इंजेक्शन वगैरह सारा इलाज दिया जा चुका है। उसके बाद पेशेंट को आगे के उपचार के लिए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय पर अभी आईसीयू की सुविधा करंट में उपलब्ध नहीं है और आगे का उपचार वहाँ होगा। अल्मोड़ा में द्वाराहाट विधानसभा के सुरखेत पंचायत भवन में विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। इससे पहले ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था, जिसके बाद जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह ने उप जिलाधिकारी सुशील कुमार राज्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की है। बैठक में जल संस्थान विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे। अधिकारियों ने कहा कि सितंबर तक जल जीवन मिशन का रुका हुआ कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि कोटला, गवाड़, नाद, फलदावाड़ी, गगोली सहित मित्र मार्गों को जल्द बनाने की भी बात कही गई है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारी मध्य बने रहते हैं, हमारी बातों को आगे तक मीडिया तक ले जाते हैं। साथ ही हमारे बीच में आज उपस्थित जिलाधिकारी महोदय भी हमारे मध्य पहुंचे थे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज समस्त विभाग यहां पे पहुंचे थे, जिन पे 14 बिंदु पे हमने अपनी वार्ता रखी है और वार्ता बिल्कुल सकारात्मक वार्ता अभी तक है। लेकिन मैंने हर विभाग से यही कहा था कि जो भी हमारी वार्ता आज होगी वो मुझे लिखित में चाहिए। अगर लिखित में आप अगर देने के बाद भी आप अगर मुकरते हैं, हमारे कार्य को नहीं करते, तो अति शीघ्र हम तुरंत उसमें आंदोलन करेंगे। हम किसी विभाग को, किसी अधिकारी को हम फिर पत्राचार नहीं करेंगे, सीधे आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे। नहीं, उसके लिए भी बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर इन्होंने जो हमें उचित समय दिया है, अगर उस समय तक ये हमारे कार्यों को सफल नहीं करते हैं, तो बिल्कुल हम इस बार फिर पूरा क्षेत्र चुनाव का बहिष्कार करेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा जो नारा है ये बना रहेगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि इस तरीके का कुछ गलत हो। तो मैं समस्त विभागों से, प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने उचित हमें समय दिया है, इस समय पे हमारी इन सभी मांगों को पूरा कर दिया जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत दुष्प्रभावी। आज सुराई खेत में जो सुराई खेत समिति के लोग थे, इनके द्वारा अपना ज्ञापन दिया गया था और स्थानीय ग्रामवासियों के साथ, विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। और वार्ता में जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र की सड़कों से संबंधित मांगें थी, उस पर चर्चा की गई, जिनमें से कुछ रोडों पर कार्य शुरू भी हो गया है और कुछ के संबंध में विधिवत स्वीकृति की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अस्पताल की भी इनकी मांगें थी, शिक्षा विभाग से संबंधित भी थी और विद्युत विभाग से संबंधित जो मांगें थी, पेयजल से भी संबंधित थी, उसके संबंध में भी चर्चा की गई और जो भी इनकी समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए सकारात्मक रूप से वार्ता हुई और इस पर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। रुड़की में रक्षाबंधन के त्यौहार से ठीक पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रुड़की के गंगनैर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 2 सगी बहनों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में एक बहन का पति भी गोली लगने से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक विक्की नाम के युवक ने गणेशपुर में पहली बहन शकुंतला को गोली मारी। उसके बाद आरोपी आजाद नगर पनियाला रोड पहुंचा, जहां दूसरी बहन पुष्पा और उसके पति पर फायरिंग की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आ रही है। हालांकि वारदात की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। और भाई का आवाज आई हो साथ में कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो कोई आवाज नहीं। आवाज आने घर में अंदर नहीं। हरिद्वार के मंगलौर में एक बालपुर शुगर मिल पर बकाया पैसों को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने बताया कि 7 साल से एक बालपुर शुगर मिल पर 125 करोड़ गन्ना बकाया है। किसानों ने शुगर मिल मालिक के खिलाफ मंगलौर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की भी मांग की है। इस दौरान किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द गन्ने का बकाया भुगतान करने की भी मांग की है।
किसानों का कहना है कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से खेती किसानी से जुड़े खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसे कॉल थी, एक जेन्युइन मुद्दा पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग है। इकबालपुर चीनी मिल को लेकर के कुछ ड्यूज जो किसानों के हैं उसमें काफ़ी स्तर पे प्रयास हुए। तो आज गुलशन राउत जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो उन्होंने हमें कुछ तथ्यों के आधार पर एक कंप्लेंट दी है। उसकी लीगलिटी को चेक करके हमारे सीओ मंगलौर साहब उसमें एक प्रॉपर जांच कर लेंगे और इसमें उच्च अधिकारी जैसे डीएम साहब और एसएसपी सर के लेवल पे भी कुछ चीज़ें डिसाइड होनी है, उन तक भी हम इस पूरे प्रपोजल को पहुँचाएँगे। सर जैसे कि किसान मोर्चा इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तय है, कानून कानून है। कानून की पैराफिट में, पैरामीटर में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इधर उधर नहीं है। जो एक फ्रेम में सभी लोग आके जाते हैं और इसमें अगेन मैं रिपीट करूंगा कि मुद्दा जेन्युइन है, उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। को कंप्लेंट के तौर पर वो दे रहे हैं, उसकी हम चेक कर लेंगे कि पुलिस पार्ट पे हम उसमें क्या रेमेडी दे सकते हैं और क्या जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे मीडिया के बंधुओं का सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कारण यह है, इकबालपुर शुगर मिल पर 7 वर्षों से लगभग 125 करोड़ रुपए बकाया चला रहा, जिसमें कई बार इसमें मुकदमे दर्ज किए गए। उन मुकदमों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पैसा सारे जनपद का, सारे थाने क्षेत्रों का लगभग 20,000 मेंबरों का ये पैसा है। और 20,000 मेंबरों को अगर आप डिवाइड करो, एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो लाख से 1.5 लाख लोगों का ये पैसा। और सरकार इतनी नजरअंदाज हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार के किसानों को दी कि 7 वर्षों में सरकार को या गन्ना मंत्री को कोई ध्यान यहाँ का नहीं आया। कोई यहाँ पर एक बयान तक भी या सरकार की तरफ से कोई पहल इसके समाधान के लिए, ऐसा सुलझाने के लिए नहीं किया गई। तो इसको लेकर यहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है। और हम पुलिस से इसलिए थाने में आए कि हम पुलिस से मांग ये करते हैं कि यहाँ पर एक कानून एक देश की बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कानून होंगे, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। अगर यही मुकदमे किसी गरीब पर दर्ज हो जाते तो यहाँ की पुलिस उसकी ईंट से ईंट बजा देती। और यहाँ की पुलिस कई मुकदमे दर्ज होने के बाद आज तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई। तो इसको लेकर यहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है। तो हम पुलिस से मांग करते हैं, जितने मुकदमे भी दर्ज हैं वे कहाँ हैं हमें नहीं पता। हम एक तहरीर रोड लेकर आए आज, इनके खिलाफ जो इसमें शामिल हैं किसान के साथ लूट कराने में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चाहे वो चीनी मिल के अधिकारी हों, चाहे वो गन्ना विभाग के अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है और ऐसे में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह के काम राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में 5,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जब बच्चों की संख्या 10 से कम है, जिससे स्कूल अब बंद होने की कगार पर खड़े हो चुके हैं। और ये हाल तब है जब डबल इंजन की सरकार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई बड़े दावे करती है, जिसके चलते पूरे मामले पर अब पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 17,000 स्कूलों में से करीब 5,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। कारण इसमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। और ये हाल तब है जब शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे किए जाते हैं। सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है, लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सूचना आपके पास है बहुत गलत सूचना है। राज्य सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं करने वाली है, चाहे वहाँ एक ही बच्चा क्यों ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ 9.5 वर्षों में हमने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला है। हमारी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास पे काम कर रही है। और मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एक भी स्कूल कोई बंद नहीं करने जा रहे।
सवाल ये नहीं है कि शिक्षा 5000 सरकारी स्कूलों में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है, वो भी तब जब राज्य सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर खर्च कर रही है। सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन सरकार के पास जवाब के बदले सिर्फ दलीलें हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मीडिया के सवालों पर दलीलें दिए जा रहे हैं। हमारे राज्य में 22,000 स्कूल हैं, जिसमें से 17,000 सरकारी स्कूलें हैं और 5,000 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकार की किसी भी स्कूल बंद करने की कोई मंशा ही नहीं है। ठीक है, छात्र सर कम हो रहे हैं लगातार। अब अगर किसी गांव में अगर एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला अगर वहाँ पे नहीं है तो वो परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन सरकार फिर स्पष्ट कह रही, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी। हालत ये है कि प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो 4000 से अधिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है। इसमें ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें कुछ स्कूलों में छात्र संख्या 1 तो कुछ में 3 या 4 रह गई है, जबकि जूनियर हाई स्कूलों में करीब 650 स्कूलों में छात्र संख्या 10 या इससे कम है। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, लगभग 5,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और लगभग 4-4,500 स्कूलों में जो बच्चों की संख्या 10 है, कहीं पे 2-2, 3-3 भी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद शिक्षा का बुरा हाल है। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि 5,000 के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं, बंद होने के कगार पे। 4,500 से अधिक स्कूलों में 2 या 3 या 10 बच्चे हैं। ऐसे में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, लगता है वो फुस हो गया। बेटी पढ़ाओ कहाँ से जब स्कूल बंद हो रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कैसे होगा जब स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 10 है, 4,500 के आसपास स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है और सरकार के तमाम दावे हैं, वो दावे भी हैं जुमलेबाजी है, खोखले दावे। हमारा ये मानना है कि शिक्षा क्षेत्र का, स्वास्थ्य सेवाओं का सरकार ने बुरा हाल कर रखा। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा का वार्षिक बजट 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके बाद भी स्कूलों की हालत अगर ऐसी ही हो तो विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। विपक्ष यानी कांग्रेस का कहना है कि इन आंकड़ों ने बीजेपी के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे खोखले नारों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।